अगेन चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन स्टार्ट करते हैं. Now this is a beautiful question here. The question says, in order to oxidize a mixture of 1 mole of each, मतलब हमारे पास FeC2O4 का भी 1 मोल है, Fe2C2O4 थ्राइस का, FeSO4 तीनों का 1 मोल है, एंड Fe2SO4 थ्राइस इन एसिडिक मीडियम. अच्छा, 4 चीजें हैं. द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KMnO4 रिक्वायर्ड इज. चलिए अच्छी बात है, देखते हैं. पहली बात, ये सभी KMnO4 के साथ रिएक्ट करेंगे तभी आगे की बात चलेगी. तो KMnO4 एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है एंड वी हैव टू सी कि KMnO4 कैसे इन सबको ऑक्सीडाइज कर पाएगा. अब सबसे पहले सबके ऑक्सीडेशन नंबर डिफाइन करते हैं. FeC2O4 में आयरन +2 में, कार्बन यहाँ पे +3 में है. ठीक है. अब बच्चों यहाँ पे क्या होगा, KMnO4 इसके साथ, अब आपको ये पता होना चाहिए, KMnO4 बीइंग अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एसिडिक मीडियम में +7 से मैंगनीज चला जाएगा +2 में. ठीक है. आयरन को ये +3 में ऑक्सीडाइज कर देगा +2 से, और C2O4 जो ऑक्सिलेट आयन है दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, जहां पे कार्बन +4 में है. तो कार्बन जा रहा है 3 से 4. अब देखो, एक आयरन है वो 2 से 3 गया, 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस, और 2 कार्बन, एक कार्बन +3 में, 2 कार्बन हो गए +6 में. ठीक है. और यहाँ पे अगर हम 2 कार्बन लेंगे तो वो +8 में जाएंगे. तो +6 से +8 कितना हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन का और लॉस. ये भी लॉस है, ये भी लॉस है, और ये भी लॉस है. 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस यहाँ पे हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस यहाँ पे हो रहा है. तो टोटल लॉस फॉर दिस एंटायर मॉलिक्यूल कितना हुआ, 3 इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट. तो एन फैक्टर इसका 3 आ जाएगा. ठीक है. इसका एन फैक्टर 3 आ गया. चलो नेक्स्ट, Fe2C2O4 थ्राइस. यहाँ पे आयरन ऑलरेडी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है. जब ये ऑलरेडी +3 में है तो ये फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता. हाँ, कार्बन होगा, कार्बन +3 में है, और क्योंकि यहाँ पे इसके पर मॉलिक्यूल कितने कार्बन है, 3 2 6 6 हैं, तो 6 कार्बन डाइऑक्साइड आप मान लो. ओके. एक कार्बन बच्चे 3 से 4 में गया, 1 इलेक्ट्रॉन का चेंज. 6 कार्बन है, 6 कार्बन के लिए 6 इलेक्ट्रॉन्स का चेंज आएगा, तो 6 इलेक्ट्रॉन विल बी लॉस्ट. आयरन इज नॉट गेटिंग ऑक्सीडाइज क्योंकि ऑलरेडी अपनी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, उससे और ऊपर तो नहीं जाएगा. तो यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट पर Fe2C2O4 थ्राइस मॉलिक्यूल, इसलिए n की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 6. देन थर्ड एग्जांपल में देखें, यहाँ पर आयरन +2 में है, तो ये तो डेफिनेटली +3 में जाएगा. सल्फेट का सल्फर ऑलरेडी +6 में होता है, तो सल्फेट को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सल्फर इज नॉट गोइंग टू ऑक्सीडाइज. सिर्फ आयरन आपका 2 से 3 में गया, और यहाँ पे एक आयरन था, यहाँ पर भी एक होगा, तो एक आयरन 2 से 3 गया, तो टोटल 1 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व है यहाँ पे, एन फैक्टर 1 आ गया. देन कमिंग टू Fe2SO4 थ्राइस प्लस KMnO4, ये भी दिया हुआ है. बच्चे यहाँ पे आयरन क्योंकि +3 में है तो वो तो ऑक्सीडाइज नहीं होगा, और सल्फेट खुद फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं होता, तो देयर वोंट बी एनी रिएक्शन. अब ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, क्योंकि ये रियलाइज करना है कि इसमें रिएक्शन नहीं होगा, दैट रिक्वायर्स कि आपको एक बेसिक आइडिया हो, आपने कुछ पढ़ा हो. ऐसे ही आप नहीं सोच पाओगे कि ये रिएक्शन नहीं हो रहा है. तो बहुत ज़्यादा टाइम आप इसमें दिमाग खराब अपना करते रहेंगे कि क्या हो रहा होगा, क्या बन रहा होगा, है ना, जबकि वहाँ हो कुछ भी नहीं रहा है. पर हमें कैसे पता लगेगा, हम कैसे माने कि कुछ नहीं हो रहा है. तो दैट रिक्वायर्स कि आपने किताबें पढ़ी हैं, कुछ नॉलेज आपको है सब्जेक्ट का. ठीक है. तो ओवरऑल अब हम ये बोल सकते हैं यहाँ पे कि टोटल जो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ KMnO4 होंगे, क्योंकि KMnO4 सबके साथ रिएक्ट कर रहा है, दैट विल बी इक्विवेलेंट्स ऑफ ऑल दीज कंपाउंड्स. तो नंबर ऑफ मोल ऑफ KMnO4 कितने हैं, नंबर ऑफ मोल, अच्छा ये तो पूछा आपको. ठीक है. मोल ऑफ KMnO4 n, और KMnO4 आपका 7 से 2 में जा रहा है, तो KMnO4 का खुद का n फैक्टर 5 है. तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल मल्टीप्लाई बाय n फैक्टर. तो नंबर ऑफ मोल n आ गया और n फैक्टर आपका 5 आ गया. इक्विवेलेंट ऑफ ऑल दीज. ठीक है. पहले FeC2O4 के बारे में बात कर लें. इसका मोल कितना दिया है, सबके 1 1 मोल है. नंबर ऑफ मोल 1 और n फैक्टर भी इसका कितना है, 3 है.
प्लस दूसरे के मोल कितने हैं 1, एन फैक्टर है 6, तीसरे के मोल कितने हैं 1 और एन फैक्टर भी है 1, चौथे में तो रिएक्शन हुआ ही नहीं, जब हुआ ही नहीं रिएक्शन तो फिर लिखने की जरूरत ही नहीं है। तो कितना आ गया 6 + 7 + 3 10, 5 n इज इक्वल टू 10 तो n इज इक्वल टू 2, यहाँ से n की वैल्यू आ जाएगी 2, तो 2 मोल KMnO4 विल बी रिक्वायर्ड। आसान था, नॉट डिफिकल्ट। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम कंसंट्रेशन टर्म्स की कैलकुलेशन पे। देखो, कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन ऑफ इथेनॉल इन वाटर इन विच द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल इज 0.04। अब आप ना समझो, सीखो पहले, डोंट ब्लाइंडली स्टार्ट सॉल्विंग। अगर आपको नहीं आते कंसंट्रेशन टर्म्स को अच्छे से सॉल्व करना, तो मैं जो सॉल्व कर रहा हूँ उसको सीखो, समझो पहले। देखो, कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ इथेनॉल इन वाटर। हमारे पास ऑलरेडी एक कंसंट्रेशन टर्म दिया हुआ है, मोल फ्रैक्शन दिया हुआ है, उसको कन्वर्ट करना है मोलैरिटी में। ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन आपको बताता क्या है, पहले वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हमें जो दिया है वो इन्फॉर्मेशन है क्या, और हमें जो कैलकुलेट करनी है अननोन वो क्या है, और इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है। मोल फ्रैक्शन का मतलब ये हुआ बच्चे कि 0.04 मोल इथेनॉल, और बाकी का जो 1 - 0.04 बचा मतलब 0.96, दैट इज वाटर। ठीक है, तो बच्चे इथेनॉल का मॉलिक्यूलर मास तो आप जानते हैं कितना होता है 46, तो ये आ रहेगा 0.04 × 46, इतने ग्राम इथेनॉल प्लस 0.96, और वाटर का मॉलिक्यूलर वेट 18 है, तो इतना आप ले सकते हो कि इतने इथेनॉल में इतना पानी मिक्स किया गया होगा। ये इंफॉर्मेशन आपको मिल रही है। मोलैरिटी के लिए मुझे क्या चाहिए होता है, मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। तो मोल ऑफ सॉल्यूट यही ले लेता हूं ना 0.04। जो मोलैरिटी सॉरी जो मोल फ्रैक्शन था वो क्या था कि भैया अगर टोटल 1 मोल ये सॉल्यूशन है तो उसमें इथेनॉल के मोल इतने हैं और बाकी 0.96 वाटर के हैं। ठीक है ना, वो 1 मोल मिक्सचर या 1 मोल सॉल्यूशन के लिए ही मैं मोलैरिटी निकाल लूँ, क्योंकि सॉल्यूशन चाहे आपको एक चम्मच में दिया हो, चाहे एक बाल्टी भर के दिया हो, चाहे एक टैंक भर के दिया हो, मोलैरिटी तो उसकी सेम होगी। तो सैंपल सॉल्यूशन मेरा 1 मोल ले रहा हूँ मैं, 1 लीटर ले रहा हूँ, 100 लीटर ले रहा हूँ, डजंट मेक अ डिफरेंस, मोलैरिटी विल बी सेम। मोल ऑफ सॉल्यूट आगे 0.04, अब डिवाइड बाय वॉल्यूम। अच्छा जी, तो वॉल्यूम कैसे निकालेंगे? वॉल्यूम के लिए सिंपल यही करना पड़ेगा, सॉल्यूशन का मास कितना होगा, याद आएगा आपको 0.04 × 46 सॉल्यूट और 0.96 × 18, इतने ग्राम तो इसका मास आ गया। ठीक है, नाउ कंसिडरिंग, अब हमें यहाँ पे डेंसिटी का डेटा नहीं दिया हुआ, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम मुझे निकालना है तो मास अपॉन डेंसिटी करूंगा, तो ये मास है तो पहले मैं किलोग्राम में कन्वर्ट करूंगा, ये डिवाइड बाय डेंसिटी करूंगा, फिर वॉल्यूम आ जाएगा मेरे पास। पर हमें नहीं दिया हुआ, तो क्या करेंगे हम, फिर हम ये एज्यूम करेंगे, एज्यूमिंग दैट डेंसिटी इज 1, बहुत डाइल्यूट सोल्यूशन है, 1 ग्राम पर ml डेंसिटी है। ठीक है, बहुत डाइल्यूट सॉल्यूशन में डेंसिटी लगभग जो पानी की प्योर वाटर की होती है 1 ग्राम पर ml, वही लेके चलेंगे हम। तो मतलब ये जो इतने ग्राम हैं आपके पास, यही इतने ml हैं, ये ऐसा मतलब इतना ml है, और वॉल्यूम तो मुझे लीटर में चाहिए, तो दिस होल डिवाइड बाय 1000 ऊपर चला जाएगा, बस ये आ गया। अब जिसको क्लैरिटी है वो ये नहीं लिखेगा, वो डायरेक्टली यही लिखेगा, मॉलिक्यूल मोलैरिटी का फॉर्मूला ये था, नंबर ऑफ मोल, अच्छा यही ले लेते हैं और ये कर लेते हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है कि थोड़ा जो अच्छी तैयारी करके आया हुआ है, तो आप होशियार बच्चा बोलते हैं, वो डायरेक्टली यही लिखेगा स्टेप और इसको कैलकुलेट करेगा, आंसर निकाल लेगा। और जो थोड़ा सा अभी समझ रहा है वो पहले एक लाइन लिखेगा, उससे सेकंड लाइन फिगर आउट करेगा, फिर थर्ड लाइन, और दोनों ने वही तरीके से किया, पर एक ने मे बी 40 to 45 सेकेंड्स में सॉल्व कर लिया, दूसरे ने उसको 2 से 2.5 मिनट लगा दिए। ठीक है, समझ गए, उसको सॉल्व कर लेना, अब देख लेना जो भी आंसर आपका आ रहा है, आई थिंक चिंता नहीं करते, तो आप निकाल ही लोगे। अच्छा एक चीज़ और, अब क्योंकि चारों ऑप्शन के बीच में आपस में डिफरेंस काफ़ी मतलब सिग्निफिकेंट है, 2 पॉइंट समथिंग है, ये 1.12 है, ये 3 पॉइंट समथिंग है, 1.76 है, तो मतलब उतना क्लोज नहीं है वैल्यूज़, तो यहाँ पर अप्रॉक्सीमेशन भी अगर आपको लेनी हो तो ले सकते हो, ऐसी कुछ समस्या नहीं है उसमें। ठीक है, फील फ्री टू अप्रॉक्सीमेट अ लिटल।
एंड मुझे लगता है कि शायद आंसर आपका ए ऑप्शन आ जाना चाहिए, बट एक बार फिर भी खुद से सॉल्व करके देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ 500 ml ऑफ अ 5 मोलर सॉल्यूशन इज डाइल्यूटेड टू 1500 ml, डाइल्यूशन कैसा है? डाइल्यूशन इज सेम जैसे घर में कभी है ना, गेस्ट आ जाते हैं और आपको मम्मी ने बोला बेटा वो जूस बना के ले आओ कंसनट्रेट से, या स्क्वैश बना के ले आओ, तो आप क्या करते हो? कंसनट्रेट जो जूस का पड़ा है आपके पास, उसका आपने एक ढक्कन डाला है गिलास में, ऊपर से पानी डाल दिया, वो जो कंसनट्रेटेड ढक्कन था उसमें पानी डालने से क्या हुआ? वो डाइल्यूट हो गया, ही हुआ। तो पानी ही तो आपने ऐड किया। तो 500 ml ऑफ अ 5 मोलर सॉल्यूशन को आप डाइल्यूट करके 1500 ml बना रहे हो, पर इसमें जो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट है वो तो यहाँ पर भी सेम रहेगा जितना यहाँ पे था, क्योंकि सिर्फ आपने सॉल्वेंट ही तो ऊपर से ऐड किया हुआ है। ठीक है, तो डाइल्यूशन के लिए हम क्या लिखते हैं? मोल्स ऑफ सॉल्यूट बिफोर डाइल्यूशन इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट आफ्टर डाइल्यूशन। नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट इज कंजर्व्ड। ठीक है, तो इनिशियल नंबर ऑफ मोल क्या लिखूंगा मैं? m1v1 और फाइनल लिखूंगा m2v2। पुट द वैल्यूज, इनिशियल मोलैरिटी 5 है और वॉल्यूम 500 ml है। अब यहाँ पे चिंता मत करना कि सर वॉल्यूम लीटर में लेना है किस में, अरे दोनों तरफ वॉल्यूम है ना, वो आपस में कैंसिल आउट हो जाएगी जो भी यूनिट आप लोगे। फाइनल मोलैरिटी पूछा है आप और वॉल्यूम 1500 दिया हुआ है, बस m आ गया 5/3, सिंपल, सॉल्व हो गया। नेक्स्ट, मोल फ्रैक्शन ऑफ आयोडीन इन बेंजीन इज 0.1। इमीडिएटली माइंड में आना चाहिए, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि अगर मोल ऑफ I2 0.1 है, मोल ऑफ बेंजीन 0.9 है, तो मोलैलिटी पूछी है। मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चा? मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो ये जो मोल फ्रैक्शन का डेटा इसी को यूज कर लो, मोल ऑफ सॉल्यूट यही ले लो 0.1 अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट। बेटी ये जो 0.9 मोल बेंजीन है इसका वेट कितना आ जाएगा? 0.9 इंटू बेंजीन का मोलर मास कितना होता है? C6H6 78। ठीक है, बस मल्टीप्लाई कर लो 78 से, क्या आ जाएगा वेट? क्या आ गया? वेट ऑफ सॉल्वेंट, और सॉल्वेंट का वेट भी किलोग्राम में चाहिए, डिवाइड बाय 1000 हो जाएगा, ऊपर आ गया, बस एक लाइन में डायरेक्टली आंसर आ गया। ये भी लिखने की जरूरत नहीं थी, ये तो मैं बस बता रहा हूँ जस्ट टू अंडरस्टैंड कि इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है। ठीक है, यू डायरेक्टली राइट दिस और इसको कैलकुलेट करो, आंसर निकालो। ओके, तो आंसर निकल जाएगा, तो इसका आंसर ए ऑप्शन आना चाहिए। नेक्स्ट वन, डेंसिटी ऑफ 2.05 मोलर। हाँ, ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। क्यों प्यारा है? प्यारा इसलिए है क्योंकि मोलैरिटी, मोलैलिटी और डेंसिटी में एक फॉर्मूला आता है। ठीक है, बच्चे बोलते हैं सर फॉर्मूला भूल जाते हैं, मैं आपको फॉर्मूला डिराइव करना ही सिखा देता हूँ कि फॉर्मूला वो आया कैसे। तो आप एक बार डेरिवेशन समझ जाओगे ना, तो फॉर्मूला आप भूल भी गए तो ऑन द स्पॉट आपको, आप बिल्कुल स्क्रैच से उसको सॉल्व कर लोगे। ठीक है, हमें मोलैलिटी निकालनी। बेटा मोलैलिटी होती है नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, और जो मोलैरिटी दे रखी है, मोलैरिटी का मतलब क्या है? इस मोलैरिटी का मतलब हुआ कि 2.05 मोल एसिटिक एसिड जो कि सॉल्यूट है आपके पास इज प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। ये होता है ना मोलैरिटी, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, हाँ जी। अब मुझे वेट ऑफ सॉल्यूशन चाहिए, ये मेरा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है 1 लीटर। ओके, तो एक काम करें, डेंसिटी कितनी दी है आपको? 1.02 ग्राम पर ml, तो 1 लीटर का मतलब हो गया 1020 ग्राम। ठीक है, 1020 ग्राम। ठीक है, बट पर ये तो एक 1020 ग्राम सॉल्यूशन है, मुझे तो वेट ऑफ सॉल्वेंट चाहिए। तो सॉल्यूशन से मैं क्या सब्ट्रैक्ट करूंगा कि मुझे सॉल्वेंट का वेट मिलेगा? सॉल्यूट घटा दो सर, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट सॉल्यूशन बनाते हैं, सॉल्यूशन से सॉल्यूट सब्ट्रैक्ट कर लोगे, सॉल्वेंट बचेगा। ओके ठीक है, चलो बहुत अच्छी बात। एक काम करें, ये जो 2.05 मोल यही था ना 1 लीटर में प्रेजेंट, उसी को आप वेट में कन्वर्ट कर रहे हो, तो ये जो 2.05 मोल है इसी को तो मोल ऑफ सॉल्यूट ले लो, जो मोलैरिटी थी उसी को मोल ऑफ सॉल्यूट में ले लो, और वेट ऑफ सॉल्वेंट आ जाएगा आपके पास 1020 माइनस वेट ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, अब सॉल्यूट के हमारे पास यहाँ पे वेट कितना है? लेट्स सिंपली लुक एट दैट। सॉल्यूट आपके पास कितने मोल हैं?
2.05, ओके। और एसिटिक एसिड का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? 60, 2.05 इंटू 60, ओके, ये आ जाएगा। हाँ जी, तो ये आ गया आपका सॉल्यूशन का वेट माइनस सॉल्यूट का वेट, और ये तो ग्राम्स में है, डिवाइड बाय 1000 कर दो, 1000 ऊपर चला जाएगा। कुछ फॉर्मूला ऐसा नहीं बना, 1000 इंटू मोलैरिटी डिवाइड बाय 1000 इंटू डेंसिटी माइनस मोलैरिटी इंटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। यही फॉर्मूला तो आप याद करते हो ना, डिराइव हो गया ना ये, इतना सिंपल है। और एक बार समझ आ गया ना आपको कि 1000 ऊपर क्यों आता है, इसलिए आता है क्योंकि ये जो आपका वेट है ये ग्राम्स में है, इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड किया था, वो 1000 ऊपर गया। ये मोलैरिटी क्यों लिखते हैं हम? क्योंकि भैया 1 लीटर सॉल्यूशन में जो मोलैरिटी है वही नंबर ऑफ मोल है, इसलिए ये मोल के बराबर होगी। यहाँ पर सर 1000 इंटू डेंसिटी क्यों किया? अरे 1000 इंटू डेंसिटी इसलिए किया क्योंकि आप 1000 ml सॉल्यूशन के लिए सॉल्व कर रहे थे, 1000 ml वॉल्यूम था, उसको मास में कन्वर्ट करने के लिए डेंसिटी से मल्टीप्लाई किया। नाउ इट ऑल मेक सेंस, ठीक है। चलिए, तो इसका आंसर सॉल्व करके आई थिंक 2 आ जाना चाहिए, सॉल्व अप कर लेना। नेक्स्ट वन, इन द फॉलोइंग रिएक्शन H2SO4 plus 2 NaOH gives you Na2SO4 plus 2 H2O। अब इमीडिएटली इस स्टेटमेंट को पढ़ते हैं मेरे माइंड में क्या आ रहा है? n फैक्टर 2 है। कैसे? क्योंकि H2SO4 ने दोनों H पॉजिटिव लूज कर दिए हैं, ओके, तो इसलिए लिखना आपको नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ उसमें। n factor for H2SO4 is 2. When 1 liter of 0.1 molar H2SO4 solution is allowed to react with 1 liter of 0.1 molar sodium hydroxide, the amount of Na2SO4 formed and its molarity in the solution obtained are। अच्छा, ये था कि प्रॉपरली भैया इनके बीच में इस तरह का रिएक्शन होता है। अब अगर आप 1 लीटर ऑफ 0.1 मोल है, बेटा मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम क्या होता है? नंबर ऑफ मोल। तो 0.1 मोल है आपके पास बेसिकली, तो यू आर गेटिंग 0.1 मोल H2SO4 आपको शुरुआत में दिया हुआ है। और NaOH का कितना है? उसका भी 0.1 मोल। अच्छा, पर इसके 1 मोल को उसके 2 मोल चाहिए NaOH, तो 0.1 को यहाँ पे 0.2 चाहिए थे, पर कम दिया है। NaOH क्या बन गया आपका? लिमिटिंग रिएजेंट बन गया, ठीक है, ओके सर, ठीक है, ये भी हो गया। तो NaOH तो पूरा कंज्यूम हो जाएगा, H2SO4 पूरा कंज्यूम नहीं होगा। अमाउंट ऑफ Na2SO4 फॉर्म्ड, प्रोडक्ट कितना बनेगा वो डिपेंड करता है लिमिटिंग रिएजेंट पे। अब देखो 2 मोल NaOH 1 मोल Na2SO4 दे रहा है, आधा, तो 0.1 मोल NaOH कितना देगा? आधा। मोल ऑफ Na2SO4 फॉर्म्ड इज 0.05, ठीक है, एंड ठीक है, तो ये आ गया अमाउंट। अच्छा 0.05 मोल है ना, तो इसको 0.05 इंटू इसका मोलर मास, Na2SO4 के मोलर मास से मल्टीप्लाई कर लो, वो आपके पास वेट आ जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में आपको यहाँ ग्राम्स में दिया हुआ है, ठीक है। तो अल्टीमेटली वी हैव टू कैलकुलेट द वेट। तो Na2SO4 देखो, सल्फेट आपका डायरेक्टली 96 होता है, क्योंकि H2SO4 98 है, उसमें से 2 H का निकाल दो तो सल्फेट का बचा 96, तो याद रखो सल्फेट इज 96, ठीक है। 2 सोडियम ऐड करो तो ये 142 आ जाएगा, कितने ग्राम आ जाएगा Na2SO4 फॉर्म्ड, ओके। जो 7.1 आएगा, तो बी ऑप्शन आपका यहाँ से रहेगा। अब इसमें मोलैरिटी कैलकुलेट करना है, क्या करेंगे? मोलैरिटी ऑफ Na2SO4, इसके नंबर ऑफ मोल कितने बने? 0.05, वॉल्यूम कितना था? 1 लीटर H2SO4 का है, 1 लीटर NaOH का है, तो टोटल 2 लीटर बना ना, ठीक है, तो 0.025 हो गया। बस ये भी ध्यान रखना कि जब दो चीज़ों को मिक्स करते हो उनका वॉल्यूम टोटल ऐड करना है, ओके। यहाँ मत बोल देना सर वॉल्यूम इज नॉट एडिटिव प्रॉपर्टी, आपने लेक्चर में बोला था। अरे भैया यहाँ पे आइडियल सिनेरियो लेके चल रहे हैं हम, हाँ, वैसे एडिटिव प्रॉपर्टी नहीं होती है ना, पर 1-1 लीटर ऐड करेंगे तो लगभग 2 लीटर मान के चलेंगे, उसमें 4-5 ml ऊपर नीचे हो भी गए तो इट विल नॉट अफेक्ट द कैलकुलेशन टू दैट एक्सटेंट, ओके। तो जब हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो हम आइडियल सॉल्यूशन मान के ही कैलकुलेट करते हैं, अदरवाइज तो फिर कैलकुलेट करना इम्पॉसिबल हो जाएगा, ठीक है। कोई भी आप वॉल्यूमेट्रिक कैलकुलेशन करोगे वो हो ही नहीं पाएंगी, क्योंकि आप बोलोगे सर 50 + 50 100 थोड़ा ना होता है, यहाँ तो कुछ भी हो सकता है, राइट। Now, the density of a solution prepared by dissolving 120 gram of urea in 1000 gram of water is 1.15 gram per ml। इमीडिएटली इस स्टेटमेंट को पढ़ के आपके माइंड में क्या क्या आया? 120 ग्राम यूरिया से मेरे माइंड में आया 2 मोल यूरिया, क्योंकि यूरिया का मोलर मास 60 होता है।
2 मोल यूरिया को मैं 100 ग्राम मतलब 1 किलोग्राम में डाल रहा हूँ। अरे मोलैलिटी तो मेरी यहीं आ गई, मुझे मोलैरिटी निकालनी है। ओके मोलैरिटी, तो मोलैरिटी बच्चे नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट कितना है 2 मोल यूरिया है, डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अच्छा डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना है मास अपॉन डेंसिटी, तो वॉल्यूम कैसे लिख लूँ मैं, मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइड बाय डेंसिटी लिख लो ना, आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ तो डिटेल में। मास ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा, 1000 ग्राम तो आपने पानी डाला, 120 ग्राम यूरिया डाला, टोटल सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट मिला के कितना हो गया 1120 ग्राम, है ना। अब 1120 डिवाइडेड बाय डेंसिटी 1.15, और क्योंकि ये ग्राम पर एमएल में है तो ये वैल्यू आपकी एमएल में आएगी, उसको लीटर में कन्वर्ट करना है तो फिर 1000 से फर्दर डिवाइड करना पड़ेगा। बस इसी को कैलकुलेट कर लो, दिस विल बी योर आंसर। इतना आसान होता है, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा आपका 2.05 सॉल्व करोगे तो। नेक्स्ट, अब मैं सॉल्व करने पे क्यों टाइम नहीं लगाता, बिकॉज माई जॉब इज़ टू टीच यू केमिस्ट्री नॉट मैथमेटिक्स। तो क्यों जो चीज़ 2 मिनट में मैं समझा सकता हूँ आपको, उसमें मैं 1 मिनट एक्स्ट्रा कैलकुलेशन में टाइम वेस्ट करूँ आपको, जो आप ऑलरेडी मैथ में कर लोगे। तो लेट्स कीप इट वेरी प्रिसाइज, वेरी टू द पॉइंट। अपने को केमिस्ट्री समझनी है, उसके आगे का मैथ तुम लोग कर लो, वो तुमसे नहीं हो रहा तो फिर आई एम नॉट द वन टू ब्लेम। नेक्स्ट देखिए, हाउ मेनी मोल्स ऑफ HCl विल बी प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ अ सॉल्यूशन ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.08 कंटेनिंग 20% HCl बाय मास। ओके, पहली बात है समझे जरा, 1.08 ये जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है ये क्या है, कुछ नहीं बहुत डेंसिटी है। डेंसिटी यहाँ पे 1.08 दिया हुआ है ग्राम पर ml, तो 100 ml जो आपका सॉल्यूशन है तो डेंसिटी से मल्टीप्लाई करो 1.08 से, तो मतलब वो 108 ग्राम सॉल्यूशन निकलेगा। तो वेट अगर हम देखें तो 108 ग्राम है, और 20% HCl बाय मास है। वो बाय मास का मतलब क्या हुआ, उसमें HCl कितना है 108 ग्राम में, तो 20%, 108 का 20% होगा 108 इंटू 20/100, ठीक है राइट। आपको क्या चाहिए, आपको मोल चाहिए। अच्छा मोल चाहिए, ये क्या आया, ये तो ग्राम्स में आ गया ना, 108 ग्राम का 20% तो ग्राम्स में आएगा। अच्छा ये तो इतने ग्राम HCl है, हमें मोल चाहिए, तो मोल के लिए क्या करेंगे हम, विल सिंपली डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ HCl, तो 0.5 दैट्स इट। उसको कैलकुलेट कर लीजिए, ठीक है। कैलकुलेट करने पे आई थिंक बी ऑप्शन आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। आसान था, जल्दी जल्दी हो रहे हैं ये। और देखो ये जो कंसंट्रेशन टर्म्स वाले क्वेश्चन है, अगर आप इन पे अच्छे से एक कमांड बना लोगे, आपको फिजिकल केमिस्ट्री में बहुत हेल्प करेंगे, बिकॉज सॉल्यूशन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी तो आधा चैप्टर, क्या बोल रहा हूँ, आधे से भी ज़्यादा में यही चीज़ें, मोलैरिटी मोलैलिटी मोल फ्रैक्शन, यही सब घूमेगा बार बार, ठीक है। मेक श्योर आप इसको अच्छे से समझ लें। चलो नेक्स्ट वन, ये अगर आपने सॉल्व किया होगा, IIT का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। वैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत काम के होते हैं, तो टू प्रैक्टिस देम। देखो 29.2% वेट बाय वेट HCl सॉल्यूशन, इमीडिएटली मतलब इसका क्या है बेटा, 100 ग्राम सॉल्यूशन में 29.2 ग्राम HCl ही है, बाकी क्या है, बाकी पानी है, ठीक है। हैज द डेंसिटी ऑफ दिस मच, ठीक है। द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ HCl इज दिस मच, वो तो हम जानते हैं। वॉल्यूम ऑफ HCl सॉल्यूशन रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 200 ml ऑफ सॉल्यूशन ऑफ दिस मच मोलैरिटी। ओके, अल्टीमेटली मेरे को एक सॉल्यूशन बनाना है 0.4 मोलर HCl, ये बनाना है मुझे, ठीक है। और ये डाइल्यूट सॉल्यूशन होगा, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि ये बोल रहा है कि वॉल्यूम ऑफ HCl सॉल्यूशन जो ये वाला है, यहाँ पर जो मेरे पास सॉल्यूशन है HCl का, वो 29.2% वेट बाय वेट HCl है, और ये कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन है। बेटा इसमें पानी डालो, इसमें पानी डाल के आप ये बनाओगे। बेसिकली क्या कर रहे हो आप, डाइल्यूट कर रहे हो, नथिंग एल्स। तो डाइल्यूशन के लिए तो M1V1 इज इक्वल M2V2 लगाते हैं, यस लगाते हैं। पर मज़े की बात है इन्होंने इनिशियल जो कंसंट्रेशन थी वो आपको मोलैरिटी में नहीं दी है, वो वेट बाय वेट में दी है। तो अगर आप उसको मोलैरिटी में कन्वर्ट कर लो तो M1 आ गया आपके पास इंटू V1, M2 आपको पता ही है 0.4 चाहिए,
और 200 ml चाहिए, उसका V2 भी आपको पता है, तो आपको M1 यहाँ से निकालना है इस डेटा से, और फिर V1 आपका निकल जाएगा। चलो ठीक है, समझ गए। तो बेसिकली आपको उसको मोलैरिटी में कन्वर्ट करना था। कैसे करेंगे वो? डेंसिटी भी दी है, और अभी अभी आपको मैंने समझाया। इसका मतलब क्या है 29.2 का? 100 ग्राम सॉल्यूशन कंटेन्स 29.2 ग्राम HCl। फिर इसको मोलैरिटी में कैसे कन्वर्ट करें? अरे यार, मोलैरिटी होती क्या है? मोल ऑफ HCl अपॉन वॉल्यूम, राइट। एक काम करो ना, 100 ग्राम को ही सैंपल लेके चलो अपना, ठीक है। 100 ग्राम में 29.2 ग्राम HCl है, उसको मोल में कन्वर्ट कर लो। 29.2 डिवाइड बाई 36.5 नंबर ऑफ मोल आगे अपॉन वॉल्यूम। अच्छा, वो जो 100 ग्राम सॉल्यूशन था उसको क्या करेंगे? वॉल्यूम में कन्वर्ट करने की डिवाइड बाई डेंसिटी करेंगे, तो डिवाइड बाई 1.25, ठीक है। 100 डिवाइड बाई 1.25, फिर ये ml में आएगा तो फिर डिवाइड बाई 1000 करो। लीटर में हो गया? हाँ जी हो गया सर, हो गया ना, बस यही तो आ गई आपकी मोलैरिटी। M1 V1 M2 V2 अप्लाई कर लो, फिर इज द एंटायर कैलकुलेशन। समझ गए? तो क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल सा डाइल्यूशन का क्वेश्चन था, पर उसके लिए हमें एक कंसेंट्रेशन टर्म को दूसरी में कन्वर्ट करना था। बस यहीं पे थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमाया, बाकी सब सिंपल था। ओके, क्लियर है ये? चलिए नेक्स्ट वन। 34 ग्राम of H2O2 is present in 1120 ml solution। H2O2 वाले क्वेश्चन भी हमने वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 किए हुए हैं, ठीक है। 1120 ml में 34 ग्राम H2O2 मतलब 1 मोल H2O2 प्रेजेंट है, और एक सेकेंड, नहीं नहीं, नॉट 1 मोल, नहीं नहीं ऐसे 1 मोल, मैं कंफ्यूज हो जा रहा हूँ। इनके इसका 34 ही था, उनके डायरेक्टली वही वैल्यू दी, हाँ ठीक है 1 मोल ही दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, ये तो बड़ा अच्छी बात है, फिर तो डायरेक्टली 1 मोल दिया हुआ है। दिस सॉल्यूशन इज हाउ मच वॉल्यूम? कितने वॉल्यूम है? 10 वॉल्यूम, 5 वॉल्यूम, व्हाट? ऐसे में क्या करेंगे आप? एक बस स्टैंडर्ड स्टेटमेंट दे दिया आपको, 1120 ml में 34 ग्राम H2O2 है, क्या करोगे? सोचो। देखो, जब हमारे पास x वॉल्यूम H2O2 होता है ना, उसका मतलब क्या है? तो मतलब है कि 1 वॉल्यूम मीनस 1 ml लो यार, 1 ml H2O2 विल गिव x ml ऑक्सीजन, ये मतलब है उसका, ठीक है। तो अच्छा, ये है 1 ml x ml देगा, ओके ठीक है। बेटा 1120 ग्राम सॉल्यूशन में आपका कितना है? सॉरी, नॉट 1120 ml, 1120 ml है मेरे पास, तो 1 ml में कितना H2O2 है? इसमें तो 34 ग्राम है, तो अमाउंट ऑफ H2O2 in 1 ml solution is 1120 divided by 34। उल्टा बोल दिया मैंने, देखा, 34 डिवाइड बाई 1120 ना। 1120 में आपके पास 34 है, 1 ml आपके पास 34 डिवाइड बाई 1120, इतने ग्राम H2O2 है। अब जब आप इसकी बैलेंस्ड रिएक्शन देखते हैं H2O2, ठीक है, क्या करता है? गिव्स यू H2O प्लस हाफ O2, या 2H2O2 गिव्स यू 2H2O प्लस O2, ऐसे लिख लो। यहाँ पे 68 ग्राम H2O2 आपको 1 मोल मतलब 22,400 ml ऑक्सीजन दे रहा है। बच्चे, अगर 68 ग्राम H2O2 इज रिक्वायर्ड टू गिव यू 22,400 ml ऑक्सीजन, तो 34 डिवाइड बाई 1120 ग्राम, इतने ग्राम H2O2 से कितनी ऑक्सीजन मिलेगी आपको? 22,400 डिवाइड बाई 68 इंटू 34 डिवाइड बाई 1120, इतने ml ऑक्सीजन। बस ये निकाल लो, ये आपका 10 आ रहा है, ठीक है, ये आपका 10 आ रहा है, सिंपल। तो अगर 1 ml H2O2 से 10 ml ऑक्सीजन जनरेट हो रहा है, इट इज ए 10 वॉल्यूम H2O2 सॉल्यूशन।
एक दो बार इसको माइंड में थोड़ा सा रिपीट कर लो, स्टेप बाय स्टेप, क्या किया, कैसे सोचा, है ना, कैसे स्टार्ट किया, तभी, अदरवाइज नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 20 ml of H2O2 solution is reacted with 80 ml of 0.05 molar KMnO4 in acidic medium। तो थोड़ा सा रिडॉक्स वाला पार्ट भी इन्वॉल्व है। हम जानते हैं कि KMnO4 बीइंग अ स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देन H2O2, इनके बीच में रिएक्शन होगा। यहाँ पे KMnO4 प्लस H2O2 एसिडिक मीडियम की प्रेजेंस में, मैंगनीज तो +2 में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, और H2O2 सिंपली O2 में कन्वर्ट हो रहा है यहाँ पे, मतलब वाटर प्लस O2 में, ठीक है। तो मैंगनीज हो गया आपका 7 से 2, बैलेंस करें इसको, मैंगनीज 7 से 2 मतलब यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन्स, ओके, ये ऑक्सीजन -1 में, ये 0 में, एक ऑक्सीजन -1 में, तो 2 -2 में, 2 0 में, 2 इलेक्ट्रॉन्स, और 2 इलेक्ट्रॉन्स का क्या हो रहा है, -2 से 0, दैट इज लॉस्ट, और 5 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या हुए, गेन हुए, 5 का गेन, 2 का लॉस, तो 5 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 को 5 से मल्टीप्लाई करो, यहाँ पर आपके पास इक्वेशन आ जाएगी 2 KMnO4 प्लस 5 H2O2 gives you 2 manganese 2 positive प्लस 5 O2, वाटर अभी ऐड नहीं कर रहे, ठीक है, अभी इतना ही बैलेंस करते हैं। अब यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है, यहाँ पे कितना चार्ज है, 4 पॉजिटिव, ओके, और 4 पॉजिटिव को बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अच्छा वन मोर थिंग, के भी तो मिसिंग है ना, यहाँ पे के भी तो नहीं लिखा हमने, तो के को हटाना पड़ेगा यहाँ पे, तो KMnO4 नेगेटिव, MnO4 नेगेटिव लेना पड़ेगा, अदरवाइज आपको के को वहाँ पे मेंशन करना पड़ता, तब तो फिर चार्जेस प्रॉपर बैलेंस हो पाएंगे। तो अभी यहाँ पे 4 पॉजिटिव और यहाँ पे 2 नेगेटिव है, क्या करें, H पॉजिटिव हमारे पास दिया है, H पॉजिटिव लेफ्ट की साइड में डालना पड़ेगा, पहले 2 नेगेटिव को 2 H पॉजिटिव डालूंगा वो 0 होगा, फिर 4 H पॉजिटिव और डालूंगा ताकि प्रोडक्ट का जो 4 पॉजिटिव का चार्ज है वो बराबर हो पाए, तो मैंने यहाँ पे 6 H पॉजिटिव ऐड कर दी। अब आप देखो लेफ्ट का चार्ज राइट का चार्ज बराबर है, अब हाइड्रोजन कितनी है, 6 होगी और 5 तो 10, 16 हो गई, 16 हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए 8 H2 होंगे। अब आप देखेंगे तो मुझे लग रहा है कि सब कुछ बैलेंस्ड है, ठीक है, सब कुछ बैलेंस्ड है, ओके, ये हो गया। अगर आपने मोल कॉन्सेप्ट के थ्रू करना है तो ये हो गया। तो 20 ml ऑफ H2O2 सॉल्यूशन इज रिएक्टेड विद 80 ml ऑफ 0.05 मोलर। अब आप लगा लो दिमाग, बैलेंस तो होगी ये इक्वेशन, ठीक है। तो 2 मोल KMnO4 को 5 मोल H2O2 चाहिए होते हैं। एक तो ये हो गया, इसमें आप मोल कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हो, और अगर आपको इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट यूज करना है यू सिंपली राइट कि मिली इक्विवेलेंट ऑफ H2O2 इज इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4, और H2O2 के लिए 20 ml है इंटू नॉर्मेलिटी, और KMnO4 के लिए हो जाएगा आपके पास 0.05 मोलैरिटी है इंटू वॉल्यूम 80 इंटू उसका एन फैक्टर 5, क्योंकि नॉर्मेलिटी क्या होती है, मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर, यहाँ तो डायरेक्टली हम नॉर्मेलिटी ले रहे थे, तो यहाँ से आपके पास क्या आया, नॉर्मेलिटी 1 आ गई, ठीक है, नॉर्मेलिटी 1 आ गई। वॉल्यूम स्ट्रेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, 5.6 इंटू नॉर्मेलिटी इज वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2। पढ़ा था ये फॉर्मूला हमने, नॉर्मेलिटी जब 1 आ गई है 5.6 इज द आंसर, ठीक है। इसको भी एक बार माइंड में फिर से रिपीट कर लेना, ऐसे नहीं कि आपने बस सॉल्यूशन देखा और इमीडिएटली आपको समझ आ जाएगा। नेक्स्ट वन, व्हाट वॉल्यूम ऑफ एयर हैविंग 21% ऑक्सीजन बाय वॉल्यूम इज रिक्वायर्ड टू कंप्लीटली बर्न 1 किलोग्राम ऑफ कार्बन कंटेनिंग 100% कंबस्टिबल सब्सटेंस। चलो अब इसको ट्राई करते हैं, ठीक है, आसान क्वेश्चन है, नॉट डिफिकल्ट एट ऑल। तो सबसे पहले माइंड में क्या लगाएंगे, एयर में 21% ऑक्सीजन ही है, मतलब 100 ml आप एयर लोगे तो ऑक्सीजन आपको सिर्फ 21 ml ही मिल रही है। उस पर्सपेक्टिव से सोचना कि एयर 100 ml लिया तो 100 ml पूरा यूज़ नहीं हुआ रिएक्शन में, 21 ml ही ऑक्सीजन है, वही कंबशन में यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो व्हाट वॉल्यूम ऑफ एयर, क्योंकि आंसर आपको वॉल्यूम ऑफ एयर में चाहिए, इज रिक्वायर्ड टू कम्प्लीटली बर्न 1 किलोग्राम ऑफ कार्बन। तो पहले एक बार रिएक्शन देखें,
कार्बन प्लस O2 कंप्लीट कंबशन हो जाएगा तो CO2 बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे 12 ग्राम कार्बन को 1 मोल ऑक्सीजन चाहिए होती है। तो 32 ग्राम, या STP की बात करूँ तो 22,422.4 लीटर। ओके, और 1 किलोग्राम मेरे पास कार्बन है। ठीक है, तो 12 ग्राम को अगर इतना चाहिए तो 1 किलोग्राम को कितना चाहिए मैं निकाल सकता हूँ उसको। ओके, 12 ग्राम कार्बन रिक्वायर्स 1 मोल ऑक्सीजन गैस, तो 1000 ग्राम कार्बन विल रिक्वायर, कितना रहेगा? इतने मोल। ठीक है, ओके, इतने मोल आ गए। ये आपके पास सॉल्व करके आ गए 83.33 मोल ऑक्सीजन गैस। अब देखो, वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन एट STP कितना आ जाएगा आपके पास? एक मोल में 22.4 लीटर होते हैं। 83.33 मोल इंटू 22.4, ये आपके आएगा 1866.6 लीटर। ठीक है, इतनी तो ऑक्सीजन चाहिए। अब सोचो, एयर में 21% ही ऑक्सीजन है। ठीक है, तो जो भी वॉल्यूम ऑफ एयर है उसका 21% इतना होना चाहिए, 1866.6 होना चाहिए। जब उसका वॉल्यूम एयर आपने लिया, उसका 21% क्या होगा, इतना होना चाहिए। बस यहाँ से वॉल्यूम ऑफ एयर निकल जाएगा आपके पास। वॉल्यूम ऑफ एयर विल बी, आप कैलकुलेट कर लीजिए, 8888.5 लीटर, इतना। और अगर ऑप्शन आपको दी होती है यहाँ पे, तो आप समझ लो कि 21 को आप 20 ले लो। ठीक है, 20 का मतलब 1/5 ऑक्सीजन है। कि 100 लीटर आप एयर लोगे तो उसमें 20 लीटर आपको ऑक्सीजन मिलेगी। ठीक है, तो इसको आपको बेसिकली 5 से मल्टीप्लाई करना था। अप्रॉक्सीमेट अगर आंसर आपको चाहिए, अगर ऑप्शन आपको दिए हो, तो प्रॉपर एब्सोल्यूट आंसर चाहिए फिर तो पूरा कैलकुलेट करना ही पड़ेगा। देन देयर इज नो शॉर्टकट। अच्छा, ये ऑलरेडी मैंने यहाँ पे, हाँ आई डू दैट, क्योंकि कैलकुलेशन में केवल बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है। सेशन जब बहुत लंबा हो जाता है फिर बच्चा भी ऐसा होता है कि बोर हो गया यार, बहुत लंबा हो गया, कितने क्वेश्चन करने और। तो क्वेश्चन में बस फोकस करना है, उसमें कॉन्सेप्ट समझ गया आप, कैलकुलेशन पे टाइम वेस्ट नहीं करना है। नेक्स्ट देखिए, एट 300 Kelvin and 1 atm pressure, 10 ml of a hydrocarbon required 55 ml of O2 for complete combustion and 40 ml of CO2 is formed. ठीक है, द फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोकार्बन इज, काम करें। अब क्योंकि वो हाइड्रोकार्बन है तो क्लोरीन तो नहीं होना चाहिए उसमें, है ना। ये इसको डाल लेते हैं, पहला ऑप्शन आउट हो गया आपका। इक्वेशन लिखते हैं इसके रिएक्शन की, CXHY प्लस X प्लस Y बाय 4 O2। ये याद ही होनी चाहिए आपको। ठीक है, क्योंकि ये अगर याद रहे तो फिर एग्जाम में आसानी होती है, तो फिर ऑन द स्पॉट आप इसको बैलेंस करना स्टार्ट करोगे, बहुत टाइम उसमें वेस्ट हो जाएगा आपका। XCO2 प्लस Y/2H2। अब यहाँ पे क्या दिया आपके पास, 10 ml ऑफ हाइड्रोकार्बन। ठीक है, 10 ml रिक्वायर्ड 55 ml O2 फॉर कंप्लीट कंबशन, तो ये भी जीरो पे पहुंच रहा है, ये भी जीरो पे पहुंच रहा है। ठीक है, 40 ml ऑफ CO2 इज फॉर्म्ड, 40 ml। अब देखो बच्चे, इसका एक मोल यहाँ पे x मोल CO2 बनाता है ना। तो 10 मोल से कितना होना चाहिए, 10x। 10 से कितना बन रहा है, 40, 4 गुना बन रहा है। x क्या है, क्लियरली पता लगे, x इज 4। सिंपल ये कंपैरिजन करने से आपको ये क्लियर हो गया, x इज 4। ओके, अब आपने क्या करना है, नेक्स्ट द फॉर्मूला ऑफ द हाइड्रोकार्बन इज, नेक्स्ट इज 55। इसके एक मोल को इतने मोल लगते हैं, 1 मोल ऑफ CXHY रिक्वायर X प्लस Y/4 मोल O2। ठीक है, तो एक को इतने लगते तो 10 को कितने लगेंगे, मल्टीप्लाई बाय 10, 10 इंटू दिस वैल्यू का मतलब है 10 इंटू, ये समझ आ गया ना कि 1 मोल हाइड्रोकार्बन
requires x plus y by 4 मोल ऑक्सीजन, और 1 मोल की जगह इसको 1 वॉल्यूम भी बोलते हैं। 1 वॉल्यूम हाइड्रोकार्बन रिक्वायर्स इतने वॉल्यूम ऑक्सीजन। बेटा 1 ml को इतना चाहिए तो 10 ml को कितना चाहिए होगा, 10 टाइम्स ऑफ दिस, 10 टाइम्स x प्लस वाई बाय 4 इज 55, और x की वैल्यू को तो अब आप पुट कर सकते हो 4, तो यहाँ से सॉल्व करके आपके पास y भी निकल आएगा, तो y आ जाएगा 6, आंसर इज C4H6। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन देखिए। इन दिस क्वेश्चन, अब ये जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं ना, इसको बर्न किया, इतना गैस निकली, इसको बोलते हैं यूडियोमेट्री, गैस एनालिसिस। इस पे भी कुछ डिसेंट नंबर ऑफ क्वेश्चन आप कर लो, बस उतने से कर लो। इस पे बहुत टिपिकल क्वेश्चन करना स्टार्ट कर भी दोगे, आपसे हो भी रहे हैं मान लिया, कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इन क्वेश्चन को सॉल्व करने में एक मिनिमम टाइम लगता ही लगता है। तो अगर आप कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन कर भी पा रहे हो और वो क्वेश्चन पेपर में आ भी गया और आपको लग रहा है कि मैं ये कर भी दूंगा, वो आपका इतना टाइम खा जाएगा ना, वो वर्थ इट नहीं होगा। तो अगर इसमें सिंपल सा क्वेश्चन आए उसको जल्दी से निपटा लो तो अच्छी बात है। कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आ गया है, आप कर सकते हो, फिर भी उसको स्किप कर देना चाहिए, बिकॉज दैट विल सिंपली वेस्ट योर टाइम, डबल टाइम लग जाएगा आपका, फिर भी नंबर तो आपको 4 ही मिलेंगे। तो ये भी देखना है कि मैं कितना एफर्ट लगा के 4 नंबर ले रहा हूँ, ये एफर्ट ज़रूरत से ज़्यादा तो नहीं लग रहा उसमें, ठीक है, क्योंकि टाइम वहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है। चलिए, मिक्सचर ऑफ मिथेन एंड इथाइलिन इन द रेशियो ऑफ एज टू बी, ठीक है, बाय वॉल्यूम ऑक्यूपाइज 30 ml। अच्छा, तो मिथेन प्लस इथाइलिन C2H4 एज टू बी की रेशियो में दिए हुए, फाइन, ठीक है, रेशियो ऑफ एज टू बी बाय वॉल्यूम, मतलब इसके अगर A ml है तो उसकी B ml है, फाइन। ऑन कंप्लीट कंबशन द मिक्सचर yields 40 ml कार्बन डाइऑक्साइड, what volume of CO2 would have been obtained if the ratio would have been B is to A? Okay, now that is interesting. A प्लस B आपको बोला है कि 30 ml ऑक्यूपाई कर रहे हैं, ये पहली क्वेश्चन आपको दिया गया, ठीक है, एंड ऑन कंप्लीट कंबशन द मिक्सचर yields 40 ml CO2। चलो, क्योंकि दोनों का कंबशन तो अलग अलग होगा, CH4 का जब कंबशन हुआ इट गिव्स यू CO2 1 मोल CO2 प्लस 2 H2O, ठीक है, एंड जब C2H4 का हुआ कंबशन 2 मोल CO2 प्लस सेम 2 मोल H2O, ओके। अब देखो, अगर आपके पास 1 वॉल्यूम मिथेन था तो आपको 1 वॉल्यूम CO2 मिला, यहाँ पे 1 वॉल्यूम था तो आपको 2 वॉल्यूम मिला, इसके A वॉल्यूम से आपको A वॉल्यूम CO2 मिल रहा होगा, और इसके B वॉल्यूम से आपको 2B वॉल्यूम मिल रहा होगा, ये ना एज टू बी की रेशियो में। तो एक्चुअली CO2 जो टोटल मिल रहा है वो कितना है, A वॉल्यूम और 2B वॉल्यूम, तो A प्लस 2B मिला के 40 ml के बराबर हो रहे हैं, ये फिगर आउट करना था यहाँ पे, ठीक है। ये फिगर आउट अगर आपने कर लिया तो आपके पास 2 इक्वेशन और 2 अननोन आ गए। सॉल्विंग दिस यू विल गेट A की वैल्यू 20 और B की वैल्यू 10, ठीक है। अब ये आपके पास आ गया। अब आप बोलो कि भैया अगर व्हाट वॉल्यूम ऑफ CO2 वुड हैव बीन ऑब्टेन्ड इफ द रेशियो वुड हैव बीन, उल्टा कर लें हम, ठीक है, तो इसको अगर आप 20 कर लो तो 20 ml CO2 मिल जाएगा यहाँ पे, और इसको आप 10 कर लो तो 10 से डबल बनता है, फिर 20 मिल जाएगा, अरे फिर से आपके पास 40 ml ही तो आएगा वापस, ठीक है, तो फिर से 40 ml ही आ रहा है, दैट्स अ गुड थिंग, सिंपल क्वेश्चन था ये। अरे अरे नहीं नहीं नहीं, 1 सेकंड, मैंने इसको ए बी की रेशियो में अप्लाई कर दिया, सॉरी, अब ये बी और ए हैं, ठीक है, ठीक है, काम करते हैं, इसको मैं रेड कलर से मार्क करता हूँ यहाँ पे। तो अब अगर ये बी वॉल्यूम हुआ, द रेशियो वुड हैव बीन बी इज टू ए, ठीक है, अगर ये बी वॉल्यूम है तो ये बी वॉल्यूम बनेगा, और ये ए वॉल्यूम है तो ये 2A वॉल्यूम बनेगा, तो इन दैट केस CO2 टोटल कितना आएगा, B प्लस 2A, बी आपका 10 है, 2A हो जाएगा 40, ये आ जाएगा 50 ml। ये तुम सोचो मैंने सेम क्यों आ रहा है यार, ये तो बदलना चाहिए था, हो जाती है, इसीलिए मिस्टेक मेरे से भी होती है। नेक्स्ट वन
7.5 ml of a gaseous hydrocarbon was exploded with 36 ml of oxygen. The volume of gases on cooling was found to be 28.5 ml, 15 ml of which was absorbed by KOH. अब देखो टोटल गैसेस जो जनरेट हुई वो 28.5 ml थी, उसमें से 15 ml पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ने एब्जॉर्ब किया. पोटेशियम हाइड्रोक्साइड किसको एब्जॉर्ब करता है? एब्जॉर्ब्स बोल रहा हूँ मैं. पोटेशियम हाइड्रोक्साइड किसको एब्जॉर्ब करता है? KOH एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि CO2 एसिडिक ऑक्साइड है और KOH आपका बेसिक सॉल्यूशन है. इसलिए CO2 वहाँ पे 15 ml थी, ये हमें पता लग रहा है इनडायरेक्टली. एंड द रेस्ट वॉज एब्जॉर्ब इन अ सोल्यूशन ऑफ अल्कलाइन पायरेगलोल. पायरेगलोल में कौन एब्जॉर्ब हो रहा है? ऑक्सीजन. ठीक है बच्चे, 28.5 में से 15 आप निकाल दो ना. गैसेस, वॉल्यूम गैसेस ऑन कूलिंग फाउंड टू बी 28.5. देन ठीक है, बाकी का O2 at the end of reaction 28.5 minus 15 आपके पास आएगा 13.5 ml. ठीक है, ये बच गई. ठीक है, तो हाइड्रोकार्बन था CXHY प्लस X प्लस Y बाय 4 O2 gives you XU2 plus Y by 2 H2O. दिस इज 7.5 ml और ये आपने 36 ml लिया, जिसमें से 13.5 ml बच गए लास्ट में. ये पूरा ख़त्म हो गया. ओके, एंड ये मिला के वाटर को तो नहीं हम लेते. 15 ml आपके पास नॉट वाटर, 15 ml आपके पास CO2 था. ठीक है, if all volumes are measured under the same condition, reduce the formula. देखो यहाँ पे अगर आप बोलो कि वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन यूज कितना हुआ, वॉल्यूम ऑफ O2 यूज्ड इज 36 माइनस 13.5, दैट इज 22.5 ml. ठीक है, 7.5 और 22.5 में क्या रिलेशन है? 3 टाइम्स. तो मतलब इसके 1 मोल को इसके 3 मोल लगे यहाँ पे, यही आप बोलना चाहोगे बेसिकली, राइट? और दूसरी बात, 7.5 से ये 15 निकल रहा है, डबल. ठीक है, तो इसके 1 मोल से x मोल निकल रहे हैं, तो वो डबल है, तो x की वैल्यू 2 आ जाएगी. x अगर 2 आ गया तो C2, एंड अब तो आई थिंक सॉल्व हो जाएगा ना इजीली. ये भी 1:3 हो गया. ठीक है, फिर ये 1 है तो आपके पास x प्लस वाई बाय 4 आपके पास 3 आएगा. x की वैल्यू 2 है, तो 2 प्लस ये 2 आना चाहिए, तो y कितना होना चाहिए आपके पास? 8. एंड नहीं सॉरी, y आपके पास 4 आना चाहिए. y 4 आ जाएगा तो C2H4 सॉल्व हो गया. तो दैट्स इट, लास्ट क्वेश्चन था ये. तो मोल कॉन्सेप्ट इज कंप्लीट. अब नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे. मोल कॉन्सेप्ट पे थोड़ी सी PYQ जरूर करना, एंड कोशिश करना कि फॉर्मूला को डायरेक्टली कैसे अप्लाई करना और मिनिमम टाइम में कैलकुलेशन कैसे करनी, उस पर स्पीड बनाना. ठीक है, बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आते, आगे तो उनको सॉल्व नहीं करना होता.